डोंबस दक्षिण पूर्वी यूक्रेन का वह क्षेत्र जो एक लंबे समय तक कोयला उत्पाद का मुख्य केंद्र रहा, वह डोनेट्स्क और लुहांस्क नाम के दो खंडों में बटा हुआ है। ये क्षेत्र आज रूस व पश्चिमी देशों के मध्य विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। 2014 में शुरू हुआ यह अंतहीन विवाद, जिसमें अलग अलग माध्यमों से आई सूचना के अनुसार करीब 14,000 लोगों ने जान खोई और अनेक सीजफायर उल्लंघन के बाद भी एक अनसुलझे विवाद यानी फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो गए। दो 2013 के अंत में यूक्रेन में शुरू हुए यूरोमैडन रेवोल्यूशन के बाद राष्ट्र में अगले साल रूस समर्थित सरकार का तख्तापलट हो गया। हालांकि नई सरकार को करीब आधी आबादी का समर्थन नहीं हासिल था। वह पूर्वी यूक्रेन, जहां रूसी बोलने वाले नागरिकों की संख्या ज्यादा थी, में सरकार का विरोध तेज हो गया। इन्हीं विरोध के मध्य क्रीमिया के नागरिकों ने मार्च 2014 में एक रेफरेंडम के जरिए रूस का हिस्सा बनने का निर्णय ले लिया, जिसके बाद रूस ने सेना भेजकर क्रीमिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। पर रूस को इस कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान डोंबस के दोनों प्रशासनिक खंडों डोनेट्स्क व लुहांस्क में भी सरकार विरोधी प्रदर्शन उग्र हो गए। दोनों ही इलाकों में रेफरेंडम की मांगे तेजी से होने लगी थीं। अप्रैल 2014 दोनों ही खंडों में हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने मुख्य प्रशासनिक भवनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि यूक्रेनियन फोर्सेस ने कुछ समय में ही भवनों को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया, पर इसके बावजूद प्रदर्शन रुके नहीं और विद्रोह में बदल गए। 14 अप्रैल तक विद्रोहियों ने एक के बाद एक कई कस्बों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। प्रशासनिक भवनों से यूक्रेन के झंडे उतारकर रूस के झंडे लगाए जा रहे थे। कई शहरों के मेयर व प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। सुरक्षा बल भी या तो विद्रोह का समर्थन दे रहे थे या हथियार डालकर पलायन कर रहे थे। विद्रोहियों ने कई सरकारी हथियारों के भंडारों को भी लूट लिया था। इसी माह डोनेट्स्क खंड में विद्रोहियों ने यूक्रेन से स्वतंत्रता घोषित कर दी। वह स्वतंत्र राष्ट्र डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना की। विद्रोहियों ने क्षेत्र के टेलीविजन नेटवर्क पर भी नियंत्रण स्थापित कर यूक्रेनियन चैनल्स का प्रसारण रोक दिया व रशियन चैनल्स का प्रसारण शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लुहांस्क में विद्रोहियों ने एक कार्यकारी सरकार का गठन कर रूस में शामिल होने की मांगे तेज कर दी। 27 अप्रैल को यहां भी लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा की गई। इसके साथ विद्रोहियों ने यूक्रेनियन गवर्नमेंट से सभी प्रदर्शनकारियों को एमनेस्टी प्रदान करने व रशियन को आधिकारिक भाषा घोषित करने, इसके अलावा एक क्षेत्रीय रेफरेंडम कराने की मांग भी रखी। वह मांग पूरी न होने पर जंग की धमकी दे डाली। दोनों ही क्षेत्रों में नई सरकारों के गठन के बाद यूक्रेनियन फोर्सेस को हथियार डालने की चेतावनी दी गई व मार्शल लॉ लागू किया गया। 26 मई को विद्रोहियों ने डोनेट्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घेर लिया व सुरक्षा बलों के जाने की मांग रख दी, पर यूक्रेनियन फोर्सेस के किए गए हमलों में 30 से ज्यादा विद्रोही मारे गए। वहीं लुहांस्क में भी सुरक्षा बलों पर हमले तेज हो गए थे। इसी बीच 14 जून को लुहांस्क में विद्रोहियों ने यूक्रेनियन एयरफोर्स के विमान इल्यूसिन सेकंड 76 MD को उड़ा दिया। विमान उस समय लुहांस्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने ही वाला था व उसमें 48 सैनिक सवार थे। सभी मारे गए। जिसके बाद 17 जुलाई 2014 को वह घटना हुई जिसने दुनिया भर का ध्यान विद्रोह की ओर खींचा। मलेशियन एयरलाइंस का फ्लाइट 17 विमान पूर्वी यूक्रेन के ऊपर उड़ते समय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से उड़ा दिया गया। विमान एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर जा रहा था
व उस समय विमान में 283 पैसेंजर्स व 15 क्रू मेंबर्स सवार थे, सभी मारे गए। घटना की जिम्मेदारी को लेकर यूक्रेनियन गवर्नमेंट व विद्रोहियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए व नीदरलैंड की सरकार द्वारा की गई जांच में निकल कर आया कि मिसाइल विद्रोहियों के इलाके से चलाई गई थी। यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने भी बातचीत या फोर्स के जरिए किसी भी सूरत में समस्या को सुलझा लेने की बात कही, जिसके बाद बातचीत का कोई नतीजा ना निकलने पर 15 अप्रैल को यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने विद्रोह के खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। अगस्त तक आते आते इस सैन्य ऑपरेशन ने बड़े स्तर पर विद्रोह को कुचल दिया, जिसके बाद रूस ने भी सीधे तौर पर विद्रोहियों को सैन्य सहायता मुहैया कराई, जिसे उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन कॉन्वॉय नाम दिया। 22 से 25 अगस्त के मध्य रूसी सैनिकों ने आर्टिलरी के साथ यूक्रेनियन बॉर्डर पार कर लिया। हालांकि फिर भी रूस लंबे समय तक विद्रोहियों को सहायता उपलब्ध कराने की बात को नकारता रहा। रूस से सहायता मिलने के बाद विद्रोहियों ने हाथ से निकल चुके क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया, पर इस समय तक विद्रोह पूरी तरह से जंग में बदल चुका था। विद्रोहियों का साथ देने के लिए रूसी सैनिकों के साथ साथ कई पूर्वी यूरोपीय देशों से मर्सिनरीज व वॉलंटियर्स आ गए थे। रूसी बोली व बिना किसी पहचान वाले ये सैनिक बाहों में सफेद पट्टी बांधे हुए थे, जिन्हें वहां के लोगों ने पोलाइट ग्रीन मैन नाम दिया। इसी दौरान जब सरकार समर्थक सैनिकों को विद्रोहियों ने घेर लिया, तब सैनिकों ने यूक्रेनियन गवर्नमेंट पर उन्हें छोड़ देने का आरोप भी लगाया। इस समय तक विद्रोहियों के पास टैंक व बख्तरबंद गाड़ियां आ चुकी थीं, जिस कारण पश्चिमी देशों ने इसे रशियन स्टाइल इन्वेजन यानी रूसी घुसपैठ करार दिया। कई स्थानों से यूक्रेनियन सोल्जर्स ने अपनी जान बचाने के लिए पोजीशन छोड़ दी थी। 1 सितंबर को सुरक्षा बलों ने लुहांस्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ दिया। पाँच सितंबर 2014 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप यानी OSCE की पहल पर मिन्स्क में यूक्रेन, रसिया, लुहांस्क व डोनेट्स्क में एक सीजफायर समझौते पर सहमति बनी। इसके अलावा युद्ध कैदियों के आदान प्रदान तथा भारी हथियारों को विवादित क्षेत्रों से हटाने पर भी सभी पक्ष तैयार हुए। वहीं नागरिकों के आने जाने के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर भी विचार किया गया। समझौते का पालन कराने की जिम्मेदारी खुद OSCE ने संभाली। दूसरे ही दिन 6 सितंबर को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन व उनके यूक्रेनियन समकक्ष पेट्रो पोरोशेंको ने भी सीजफायर पर सहमति जताई। हालांकि संघर्ष पूरी तरह न रुका व अलग अलग जगहों पर हुई झड़पों में दोनों ही तरफ से जानें जाती रहीं। पर इसी बीच 2 नवंबर को बागी क्षेत्र लुहांस्क व डोनेट्स्क ने संसदीय चुनाव की घोषणा कर दी, जिसका यूक्रेन ने भारी विरोध किया व समझौते का उल्लंघन करार दिया। इसके बाद संघर्ष विराम टूट गया। 2 दिसंबर के आते आते दोनों ही ओर से 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी थीं। 1 जनवरी 2015 OSCE ने अपनी रिपोर्ट में संघर्ष के अधिक बढ़ जाने का जिक्र किया। उसी माह 21 जनवरी को विद्रोहियों ने भारी गोलाबारी के बाद डोनेट्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस जीत के बाद विद्रोहियों ने सीमा पर तैनात यूक्रेनियन सैनिकों पर हमले तेज कर दिए। हालांकि बाद में यूक्रेन व रूस के मध्य बातचीत और तल्ख हुई, जब 18 जनवरी को यूक्रेन ने अपनी संसद में विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण के लिए एक बिल पास किया।
जिसे रूस ने जंग की एक नई तैयारी करार दिया। कानून में लुहांस्क व डोनेट्स्क को टेम्पररी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज यानी अस्थायी तौर पर कब्जा किए गए क्षेत्र कहा गया व रूस को एग्रेसर यानी हिंसक ठहराया गया। इसके अलावा कानून में राष्ट्रपति को बिना संसद के विमर्श के मिलिट्री के इस्तेमाल की ताकत भी दी गई। विवादित क्षेत्रों से व्यापार पर भी रोक लगाई गई। 1 अक्टूबर 2019 जर्मन राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमर की पहल पर एक और शांति समझौते पर सभी पक्ष सहमत हुए। जर्मन राष्ट्रपति के नाम पर ही इसे स्टाइनमर फॉर्मूला नाम दिया गया। समझौते के तहत OSCE की निगरानी में लुहांस्क व डोनेट्स्क में निष्पक्ष चुनाव होने थे व दोनों ही क्षेत्रों को विशेष क्षेत्रों के दर्जे के साथ फिर से यूक्रेन में शामिल होना था। समझौते के बाद कुछ विवादित क्षेत्रों से विद्रोही तथा सेना पीछे हटने लगी व कैदियों का पुनः आदान प्रदान हुआ, जिसके बाद 9 दिसंबर 2019 को रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनियन राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की व फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने मिलकर विवाद का बातचीत से हल निकालने की बात कही। इस समय तक ऐसा लगने लगा था कि विवाद खत्म होने की कगार पर है, पर छोटी मोटी झड़पों के कारण लोगों की जान जाना पूरी तरह से नहीं रुक रहा था। कोविड काल में भी प्रतिबंधों के कारण विवादित क्षेत्रों में नागरिकों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। 27 जुलाई 2020 को 29वां पूर्ण एवं विस्तृत यानी फुल एंड कॉम्प्रहेंसिव सीज फायर सामने आया, जिसके बाद 24 अगस्त 2020 को यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने अभिभाषण में यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इसे सबसे सफल सीज फायर माना, जिसके होने के बाद किसी ने भी अपनी जान नहीं खोई। हालांकि यह शांति लंबे समय तक टिक ना सकी। 2021 की शुरुआत होते ही संघर्ष फिर से शुरू हो गया। अप्रैल माह में रूस ने बड़े स्तर पर सैन्य साजो सामान क्रीमिया व यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया। अलग अलग स्थानों पर होने वाली झड़पों में फिर से बड़े स्तर पर लोगों के मरने की खबरें आना शुरू हो गई थीं। हालांकि रूस के अनुसार इन गतिविधियों से यूक्रेन को डरने की जरूरत नहीं थी, पर इस समय तक रूस ने विवादित क्षेत्रों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को पासपोर्ट दे दिए थे। 21 जनवरी 2022 को रूसी संसद के निचले सदन के स्पीकर ने संसद में डोंबस क्षेत्र की यूक्रेन से स्वतंत्रता पर चर्चा की मांग कर दी। वर्तमान में यह विवाद फिर से गहरा गया है और अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसी के साथ विवाद के जल्द सुलझने के सारे कयास भी टूटते नजर आ रहे हैं। 12 फरवरी 2022 को आई BBC की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अपने 1,30,000 से ज्यादा सैनिक सीमा पर तैनात कर रखे हैं।